हाय दोस्त, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ राशि रस्तोगी मैम की बुक को पढ़ रहे हैं। तो इसमें 7 या 8 लेक्चर लगभग हम जो है कि प्लेलिस्ट बना करके वहाँ छोड़ चुके हैं। तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं, जो पिछला जो भी लेक्चर कंप्लीट हुआ होगा वहाँ से आप कंटिन्यू रेगुलर बाय रेगुलर जो है कि वहाँ लेक्चर पड़ा हुआ है, तो उसको आप लोग रीड कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट्स भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। मुख्यतः सेंगुइन ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुई थी? तो जो सेंगुइन जो ड्राइंग है वो मुख्यतः 14वीं शताब्दी में जो है कि प्रचलित हुई थी। स्टाइल शब्द किससे बना हुआ है? तो जो स्टाइल शब्द बना हुआ है लैटिन भाषा के स्टाइलस से बना हुआ है। ये आप देखते हुए चलेगा। अलसी का तेल या पापी तेल के साथ तेल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फेंट कहते हैं। अलसी का तेल पापी के तेल के साथ जब प्रयोग किया जाता है तो उसे फेंट रंग कहते हैं। तारपीन का तेल श्वेत स्प्रिंट के साथ तेल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लीन कहते हैं। एचबी पेंसिल में एचबी का क्या अर्थ होता है? तो एचबी पेंसिल में एच का अर्थ होता है हार्डनेस से, तथा बी जो होता है वो ब्लैकनेस से संबंधित होता है। लिथोग्राफी क्या है? तो पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट लिए जाने की जो विधि रही है, लिथोग्राफी पत्थर के ऊपर जो ड्राइंग करके उसको प्रिंट में ले लेते हैं, उसी विधि को लिथोग्राफी विधि कहते हैं। एचिंग पेंटिंग किससे की जाती है? तो एचिंग जो पेंटिंग है वो कैनवास जमीन पर बिछाकर इनेमिल पेंट के डिब्बे के नीचे छेद करके कैनवास के चारों ओर घुमा घुमा करके जो पेंटिंग की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी पेंटिंग? तो एक्शन पेंटिंग कहते हैं। एक्शन पेंटिंग हो गया। एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो जैक्सन पोलाक ने सर्वप्रथम, जो अमेरिकी नागरिक थे, इन्होंने एक्शन पेंटिंग की जो है कि शुरुआत करी थी। रंग वर्ण क्या है? तो यह प्रकाश का गुण है। रंग वर्ण क्या है? यह प्रकाश का एक गुण है, यह कोई वस्तु नहीं है। यू क्या है? तो यू यह एक वर्ण का एक गुण है। यू मतलब एक रंग का कोई गुण हो उसे वर्ण का गुण कहते हैं। मोनोक्रोम क्या है? तो रंग का गाढ़े रंग के हल्के की तरफ, जो रंग गाढ़े होते हैं उनको हल्के की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मोनोक्रोम कहलाता है। यानी एक ही रंग के जो समान टोन होते हैं उसे ही मोनोक्रोम कहते हैं। जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे। जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो जो जैविक रंग होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कार्माइन और दूसरा जो होता है क्रिम्सन। कार्माइन होता है और क्रिम्सन होता है। अगला देखते हैं, सबसे हल्का रंग कौन सा होता है? तो जो सबसे हल्का जो रंग होता है बेरेडियन ग्रीन जो होता है वो सबसे हल्का रंग होता है। वह कौन सा शाश्वतता प्रकट करता है? त्रिभुजाकार। कौन सा आकार जो है शाश्वतता जो प्रकट करता है, शाश्वतता, तो वो त्रिभुजाकार जो होता है वो शाश्वतता प्रकट करता है। कौन सा आकार अधिक कलात्मक है? तो मुख्यतः जो आयताकार रहा है वो अधिक कलात्मक देखने को मिलता है। अन्य बिंदु क्या है? तो अन्य बिंदु में हम लोग देखेंगे कि कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये ऋग्वेद में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कला किस भाषा का शब्द है? तो जो कला जो मुख्यतः रहा है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला देखते हैं, रंगों की श्रेणी को हम लोग देखेंगे कि रंगों की जो श्रेणियाँ वो क्या रही हैं मुख्यतः। तो रंग की श्रेणी में लाल रंग दिया है। तो लाल रंग की जो श्रेणियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं? तो जो लाल रंग होता है मुख्यतः इसकी जो है 3 श्रेणियों में जो है इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ देखने का प्रयास करिए। जो लाल रंग होता है इसमें क्रिम्सन जो होता है गहरा लाल रंग होता है, तथा स्कारलेट जो कलर होता है जो नारंगी लाल वाला होता है, तथा बर्मियन कलर जो होता है जिसे हल्का नारंगी लाल रंग कहते हैं। ये इसकी 3 श्रेणियाँ होती है। यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। हरा रंग क्या है? तो हरा रंग क्या होता है? वेरेडियन पात्र, जो वेरेडियन एक उसकी जो शैली है जो पत्ते वगैरह में देखने को मिलता है। एंड
जो शॉप होता है पत्ती का रंग वो भी एक आकार होता है तथा ह्यूकर्स ये तीसरा श्रेणी में है ह्यूकर्स। तो इनको याद रखिएगा। नीला ब्लू रंग को देखते हैं तो ब्लू रंग में देखिए क्या होता है, इसके 4 भाग होते हैं। पर्सियन नेवी ब्लू जो तिरंगे झंडे की तिल्लियों का रंग होता है, तथा कोबाल्ट आसमानी वाला कलर एक होता है जो कोबाल्ट का कलर होता है। अल्टामेरिन जो ब्लू होता है जिसमें बैगनी प्रभाव देखने को मिलता है, तथा टर्काइस जो फिरोजी रंग होता है उसमें देखने को मिलता है। पीला रंग को देखेंगे तो पीला रंग में क्या होता है, पीला रंग में जो पहला है वो है ओकर येलो वाला, जिसको क्रोम येलो ये इसका मतलब वो भी एक प्रकार ही है। लेमन येलो नींबू वाला, जो नींबू येलो हो जाता है वो वाला एक कलर होता है। तो इस तरीके से इसको जो है कि 3 श्रेणी में बांटा गया था। भूरा को देखते हैं तो बर्नट साइन, जो बर्नट का साइन होता है वो एक कलर होता है, एक बर्नट अंबर के साइन का होता है, वो ध्यान देने वाली बात है। कलर क्या है, काला देखते हैं तो काला में क्या होता है, आइवरी ब्लैक, एक पूरा ब्लैक होता है जो आइवरी ब्लैक होता है, और ब्लैक जापानी इंक जो थोड़ा कम ब्लैक होता है। तो इस तरीके से इसके भी दो मतलब एक गाढ़ा काला और एक हल्का काला, इसको 2 श्रेणी में बांटा गया है। और जो सफ़ेद रहा है वाइट, तो वाइट को टिटेनियन वाइट कहते हैं। टिटेनियन वाइट जो होता है वो कम हल्का वाइट होता है, जो नॉर्मली जो सूती वस्त्र होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। लेकिन जो चाइनीज वाइट होता है वो काफ़ी वाइट होता है, वो एक अलग ही लाइट आती है, इसमें टिंट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है। काला शब्द, जो कला शब्द का किस शताब्दी में जो है कि प्रयोग किया गया, तो जो कला शब्द है उसकी जो शताब्दी है वो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको हम लोग मूव कर दीजिए इसको। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है, तो कला शब्द की उत्पत्ति जो होती है कड़ु धातु से जो है कि मानी जाती है। कड़ु धातु से, कड़ु धातु का आशय क्या है, तो कड़ु धातु का जो आशय रहा वो प्रसन्न करना होता है, खुश करना, प्रसन्न करना। कला शब्द का प्रयोग किस कला हेतु किया जाता है, तो कला शब्द का प्रयोग ललित कला हेतु किया जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन है, तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन जी हैं। कामसूत्र में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है, तो मुख्यतः 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। कामसूत्र में किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन, तीसरे अध्याय में किया गया है, जिसको यशोधर पंडित ने इस पे एक टीका लिखा है और उसकी विवेचना करते हुए इसको समझाने का प्रयास किया है। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला को कौन सा स्थान मिला है, तो चौथा जो है इसको चित्रकला को स्थान दिया गया है 64 कलाओं में। कामसूत्र कि 64 कलाओं में चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे आलेखम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दे भी दिया है, जो अभी हम बता रहे थे कि कामसूत्र का टीका जो यशोधर पंडित नामक जो विद्वान था 19वीं शताब्दी में किया था, और ये काफ़ी चर्चित रहे, और इन्होंने इसको अलग तरीके से 6 भागों में षडांग के रूप में इसको व्यक्त किया है। यशोधर पंडित द्वारा रचित कामसूत्र के टीके को किस नाम से जानते हैं, तो जय मंगला के नाम से इन्होंने एक सूची बनाई थी जिसमें इस तरीके की बात को कही है। वात्स्यायन किस शताब्दी में थे, तो वात्स्यायन जो थे वो 4वीं शताब्दी के थे। ललित कला विस्तार में कितनी कलाएं हैं, तो 79 कलाओं का वर्णन ललित कला विस्तार में देखने को मिलता है। अगला देखेंगे क्या है, तो अगला है सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो सर्वप्रथम जो कला शब्द का प्रयोग होता है नाट्य शास्त्र में हुआ है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे, तो नाट्य जो शास्त्र के प्रणेता रहे वो भरत मुनि जी रहे हैं। नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है, तो 8 रसों का वर्णन देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र में कितने भाव का वर्णन है, तो 49 भावों का वर्णन देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वर्णों का उल्लेख है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के वर्ण का उल्लेख है, एक लाल है, एक पीला है और एक काला है। ये याद रखिएगा आप लोग कि किसके द्वारा किया गया कला का विभाजन सर्वमान्य होगा, तो हिंगेल ने सर्वप्रथम कला और काव्य के बारे में जो है कि विवेचना की है, और काव्य का जो सिद्धांत रहा जो हिंगेल का जो सिद्धांत रहा वो सर्वमान्य किया गया था। हिंगेल के वर्गीकरण को किस नाम से जानते हैं, तो जो हिंगेल का वर्गीकरण है उसको मुख्यतः हिंगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। कला कितने प्रकार की होती है, तो कला जो मुख्यतः वो 2 प्रकार की होती है, एक उपयोगी कला, एक ललित कला। इसको आप लोग याद रखिएगा। उपयोगी कला हमें क्या प्रदान करती है, तो भौतिकता सुख, जो भौतिक सुख
सुख होता है। उपयोगी कला से हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कोई भी वस्तु बनाते हैं, फर्नीचर बना दिया, कुर्सी बना दिया, मेज़ बना दिया, पानी का घड़ा बना दिया, तो पीने के लिए यूज कर रहे हैं। कुर्सी बना दिया तो सोने के लिए, बैठने के लिए, इस तरीके की चीज़ें हैं। चौकी बना दिया तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उपयोगी कला में आती हैं। दरअसल देखेंगे उपयोगी कला किससे संबंधित है, तो उपयोगी कला का देखिए यहाँ संबंध भी बता दिया। आभूषण निर्माण, आभूषण बनाया, उसको पहना तो उपयोग में ही लिया। रंगाई किया, घर को रंगाई करके रह रहे हैं। छपाई करना, बढ़ईगिरी करना, व्यावसायिक अन्य तरीके के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। ललित कला हमें क्या प्रदान करती है, तो आत्मिक सुख प्रदान करती है। हम किसी चीज़ को बनाते हैं, किसी वस्तु को पर अपनी कला को उकेरते हैं, तो बाद में हमें उस सुख की प्राप्ति होती है कि हम जो चाहते थे, जो सोच रहे थे, वही चीज़ें बनाए हैं। उसको देखने के बाद प्रसन्नता होती है। इस तरीके की बात है। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएँ आती हैं, तो ललित कला के दायरे में मुख्यतः 5 कलाएँ आती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला तथा काव्य कला। और काव्य सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देखिएगा। हिंगेल ने सर्वप्रथम काव्य कला को सबसे अच्छी कला में के रूप में इसको जो है शामिल किया था। ललित कला के कितने भेद होते हैं, तो ललित कला के 2 भेद होते हैं: रूप भेद, रूपप्रद और अरूपप्रद। इस तरीके से ललित कला में एक चीज़ों में रूप में दिखाई देती हैं। रूप में आप लोग नॉर्मली जो है देख सकते हैं, जैसे कि रूप कला वो भी किसी भी दृश्य को उकेर देना या बना देना रूप कला के अंतर्गत आ रही है। लेकिन जो अरूप कला में आता है, अरूप कला में आप देख सकते हैं संगीत। तो संगीत को तो भाई हम लोग भाई बना तो सकते नहीं है, संगीत सुनने वाली चीज़ है, हैं? तो इस तरीके से मतलब जो संगीत कला है, और भी नृत्य कला है, नृत्य कला को भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो अलग-अलग जो है कि इसका में जो रूप कला का एक अलग प्रदर्शन है और अरूप कला का एक अलग प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ नीचे उन कलाओं का वर्णन भी किया है जिनका चाक्षुष्य रूप होता है। उन्हें कौन सी कलाएँ कहते हैं? अब कह रहा है कि जिनको नेत्रों के द्वारा देखते हैं वो चाक्षुष्य कला में आएँगे। और चाक्षुष्य कला में कौन सी कलाएँ होती हैं, तो चाक्षुष्य कला में मुख्यतः जो कला होती है उसे रूपप्रद कलाएँ जो है कि कहते हैं। और जिनका चाक्षुष्य नहीं होता, जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, और उन्हें कौन सी कला कहते हैं, तो उन्हें अरूपप्रद कला कहते हैं सिंपली। अरूपप्रद कला में संगीत आ जाएगी। अब संगीत को भाई आप लोग तो भाई देख नहीं सकते हैं, सुनने का प्रयास करेंगे, सुन करके जो चित्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए मन में, वो अलग सी बात है। लेकिन जो सुनने से ही उस कला का वर्णन हो पाएगा। रूपप्रद कलाएँ कितनी होती हैं, तो 3 कलाएँ होती हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। इस तरीके से रूपप्रद कला मतलब जिसका कोई स्वरूप दिखाई दे वो रूपप्रद कला में आएगा। तो रूप में मान लो चित्रकला, कोई ड्राइंग बना दिया देख लिया, कोई मूर्ति बना दिया देख लिया, कोई वस्तु या कोई मकान को ही बना दिया तो देख लिया, तो ये रूपप्रद कला में आएंगी। लेकिन जो संगीत कला होती है, ललित कला होती है, तो इस तरीके से रूपप्रद कलाएँ कितनी होती हैं, तो 2। अब देखिए यहाँ जो अरूपप्रद कलाएँ होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक काव्य को दे दिया और दूसरा संगीत को दे दिया। अब कभी जो काव्य कर रहा है तो काव्य भाई किताबों में, श्लोकों में उसका वर्णन करेगा, और जो संगीत कर रहा है गायन के माध्यम से लोगों को पहुँचाएगा। तो नथिंग इज अबाउट डेट कि आप इसका जो है कि रूप नहीं देख सकते हैं, सिंपल ही सी बात है। तो काव्य कला का आधार क्या है, तो काव्य कला का जो शब्द का आधार रहा है, शब्द एवं अर्थ जो है। काव्य को किससे सुशोभित कर सकते हैं भाई? अब दृश्य तो बनाएंगे नहीं, चित्र तो उसमें बनाएंगे नहीं, तो काव्य को हम लोग जो है क्या करते हैं, लिख करके अपनी कला को उकेर करके किसी बुक में, किसी पुस्तक में उसको प्रदर्शित करके अपने भाव को व्यक्त करके जो है कि उसका उल्लास करेंगे। और संगीत कला में स्वर का नाद होता है, अच्छे स्वरों का परिणाम वो अच्छा होता है। संगीत अच्छा है, अच्छे स्वरों को उकेरने से अच्छी संगीत उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से इनकी है। मूर्ति कला का आधार क्या है, तो पाषाण तथा पत्थर और औजार और मिट्टी की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति कला को बनाना। वास्तुकला का क्या आधार रहा है, तो वास्तुकला में जो है आपको चूना एवं मिट्टी का मिश्रण देखने को मिलता है। चित्रकला का क्या आधार रहा, रंग, ब्रश। चित्रकला में रंग और ब्रश ही मुख्य आधार रहे हैं। बिना रंग या बिना तौलिका की सहायता से कोई चित्र ही आप नहीं उकेर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहिए, धरातल भी होना जरूरी है कि किस सतह पे हम बनाएंगे तथा किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन टीजीटी में आपके बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है, तो चित्रकला का जो विस्तारित जो ग्रंथ रहा है विष्णुधर्मित्व पुराण रहा है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चित्रसूत अध्याय को कितने खंडों में बांटा गया, तो चित्रसूत अध्याय को मुख्यतः जो है 9 खंडों में बांटा गया है तथा 35 से 43वां अध्याय को एक अलग अध्याय के रूप में जो है कि जो है विष्णुधर्मित्व पुराण का जो चित्रसूत अध्याय को कितने खंडों में बांटा गया है, तो 9 खंड। और इसी से 35 से 43वें जो विष्णुधर्मित्व पुराण है वो 35 से 43वें अध्याय को अलग किया गया है और अलग करके एक अलग जो है बुक बनाई गई। चित्रसूत में कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं, तो इसमें सत्य चित्र है, मिश्रित चित्र है, नागर चित्र है, वाणिक चित्र का वर्णन इसमें किया गया है। अगला देखेंगे चित्रसूत किस ग्रंथ